नमस्कार मित्रों, चंद्रकांत बी भट्ट अमेरिका से। जिंदगी एक साइकिल की कहानी जैसा है। जब बच्चे होते हैं, साइकिल चलाना सीखते हैं, गिर जाते हैं, फिर हम आंख बंद करके उसका हैंडल छोड़ के चला सकते हैं। एक ऐसी कहानी, एक सफ़र जो साइकिल से शुरू हुआ था, आज पूरा आसमान हमारा है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया में हमारे पास आज जो भी हैं वो इंसान जिन्होंने अपने जीवन का सब कुछ न्यौछावर दिया, तन मन धन से। किसी ने आज़ादी के लिए, किसी के शोध खोज में, कोई डॉक्टर बन के, कोई साइंटिस्ट बन के, किसी ने कुछ न कुछ करके अपने जीवन में कुछ दिया है, और इसकी वजह से आज हमारे पास सब कुछ है। दोस्तों, 19 अप्रैल जब 1975 में भारत ने इतिहास के पन्नों पर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था, आज सत्ता में बैठे लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, ये जो हो रहा है हमने किया। उनको पता नहीं है कि आज जो भी तुम जहाँ भी हो, छोटी या बड़ी सत्ता पर हो, आपके पास जो भी धन है, सब कुछ है, वो उन लोगों की वजह से है जिन्होंने आपके लिए, वो माँ बाप जिन्होंने आपने जन्म लिया, उसकी वजह से आप आज पैदा हुए हैं। आप उनको गलत साबित नहीं कर सकते हैं। तो 19 अप्रैल 1975 भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। लेकिन यह महज एक मिशन नहीं था, यह एक संकल्प था भारत को आत्मनिर्भर बनाने का। यह सफलता कोई जादू नहीं थी, बल्कि इन महापुरुषों की वर्षों की तपस्या का फल थी। और वो कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई, जिसने इसरो ISRO का सपना देखा और भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक बने। प्रोफेसर UR राव, जो आर्यभट्ट प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे, जिन्होंने बेंगलुरु में एक साधारण सी सीट वाली शेड में इस सैटेलाइट को तैयार किया। सतीश धवन, जिनके नेतृत्व में इसरो ने टेक्नोलॉजी की चुनौतियों का सामना किया। और इनके लिए जो दिलचस्प बात यह है कि एक साइकिल और बैलगाड़ी, यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन आर्यभट्ट के पार्ट्स को टेस्टिंग के लिए साइकिल और बैलगाड़ियों पर ले जाया गया था। उस समय हमारे पास आधुनिक गाड़ियाँ नहीं थी, लेकिन हमारे पास अटूट आत्मविश्वास था। 2 रुपये का नोट, इस गौरवशाली घटना की याद में कई सालों तक भारत के 2 रुपये के नोट पर आर्यभट्ट उपग्रह की तस्वीर छपी रही, और प्रधानमंत्री की पसंद इंदिरा गांधी के सामने मैत्री और जवाहर जैसे नाम भी थे। लेकिन उन्होंने विज्ञान को प्राथमिकता दी और हमारे प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट का नाम चुना। और रूस का सहयोग, हमारे पास रॉकेट नहीं था, इसलिए रूस के कॉस्मोस 3M लॉन्चर की मदद से हमने अंतरिक्ष की दुनिया में कदम रखा। आज हम मंगल और चांद तक पहुंच गए हैं, लेकिन इन सब की शुरुआत आज ही, मतलब 15 जो अप्रैल 1975 उस पत्ते की बनी झोपड़ी से हुई थी, पत्ते की बनी झोपड़ी से हुई थी। और भारत की इस वैज्ञानिक क्रांति को, उस महान वैज्ञानिक को हमारा सत सलाम। आज दूसरों के नाम मिटाकर अपना नाम बनाने की होड़ लगी हुई है। क्या यह देशभक्ति है या शोहरत की भूख है? हमें अपनी जो सोच बदलने की ज़रूरत है कि आज के समय में महान लोगों के नाम बदलकर उनकी जगह अपने नाम रखना क्या सही है? अगर आप जो मंगलयान, जिस वैज्ञानिकों की वजह से आप भेज सकते हो, उसका बटन आप दबाकर आप
महान नहीं बन सकते हैं। वो लोग थे, वो नेहरू था, वो इंदिरा थी, वो राजीव गांधी थे, वो जिन लोगों ने टेक्नोक्रेट को दुनिया में आगे बढ़ने के लिए, भारत में आगे बढ़ने के लिए एक साहस किया, और आज टेक्नोलॉजी में दुनिया भर में भारत का उस इसरो की वजह से जो नाम है, ये इन लोगों की वजह से है। यही तो एक पैगाम है कि आपको सोच समझ कर किसकी पूजा करनी चाहिए, किसको बदनाम मत कीजिए, उसको गलत साबित करने की होड़ मत, जिसका जिस प्रकार का योगदान है उसको उसके लिए सम्मान दो। यही तो आज का पैगाम है। चलो एक आगे, इंसानियत को क्या होती है, मानवता क्या होती है, सत्ता क्या होती है, वो मैं आपको बताने की कोशिश हो। सच्चा किस्सा, हाजीपुर वैशाली से एक ऐसा दृश्य सामने आया जो सिर्फ खबर नहीं, इंसानियत का आईना है। मैंने जो फेसबुक पर पढ़ा, मैंने सोचा कि आज भारत में सत्ता के लिए आज 2 से ज़्यादा करोड़ों करोड़ लोग जो जिस तरह सत्ता प्राप्ति के लिए लोकशाही के नाम, वोट बैंक के नाम, जो बेईमानी गद्दारी करके आज इलेक्शन में सेवा के नाम सत्ता प्राप्ति का हथियार बनाकर जिस प्रकार के काम करते हैं, उनके लिए एक पैगाम है कि जागिए। इन लोगों ने काम किया, इसके लिए सत्ता किसके लिए होती है वो समझिए। एक बुजुर्ग थके हुए कदम, झुकी हुई कमर और आंखों में उम्मीद लिए अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं जिलाधिकारी वर्षा सिंह के दरबार में। लेकिन उनकी सबसे बड़ी तकलीफ कोई कागजी समस्या नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी बेबसी थी, वे सुन नहीं पा रहे थे। डीएम की बातें उनके कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी, जैसे शब्द रास्ते में ही कहीं खो जा रहे हो और एक इंसान अपनी ही समस्या कहते कहते चुप हो जाने को मजबूर हो रहा है। यही से कहानी बदलती है। यही से प्रशासन सिस्टम नहीं, संवेदना बन जाता है। जिला पदाधिकारी ने सिर्फ देखा नहीं, उन्होंने उस खामोशी को सुना जो शब्दों से कहीं ज़्यादा गूंज रही थी। बिना देर किए तुरंत श्रवण यंत्र मीन्स हियरिंग एड मंगवाया गया, एक छोटा सा उपकरण, लेकिन उस बुजुर्ग के लिए मानो पूरी दुनिया की आवाज़। जैसे ही उन्होंने उसे पहना, अचानक सब बदल गया। अब शब्द साफ थे, आवाज़ें जिंदा थी, और सबसे बड़ी बात, अब उन्हें महसूस हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। उस पर उनके चेहरे पर जो सुकून था वो किसी सरकारी फाइल में नहीं लिखा जा सकता, वो सिर्फ महसूस किया जा सकता है। लेकिन कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती, असल भाव तो अभी बाकी था। जिलाधिकारी अपनी कुर्सी से उठती है, एक अधिकारी नहीं बल्कि एक बेटी की तरह, एक अभिभावक की तरह, और उस बुजुर्ग का सम्मान करती है। यह सिर्फ एक अभिवादन नहीं था, यह उस पूरे सिस्टम का झुकना था जिसे अक्सर लोग कठोर और दूर समझते हैं और सत्ता का माध्यम समझते हैं, शोहरत का माध्यम, अहंकार का माध्यम। जिस कुर्सी पर बैठते हो वो कोई अहंकार का प्रतीक नहीं है, वो एक सेवा का प्रतीक है। यह दृश्य बता गया कि प्रशासन सिर्फ आदेश और नियमों का ढांचा नहीं होता, यह दिल, संवेदना और सम्मान का भी नाम है। जब कुर्सी पर बैठा व्यक्ति इंसानियत को समझ लेता है, तब व्यवस्था में भरोसा खुद ब खुद लौट आता है। ऐसे अधिकारी उम्मीद जगाते हैं कि अब भी कहीं न कहीं इस देश की व्यवस्था आम आदमी के साथ खड़ी है। दिल से नमन है ऐसी सोच, ऐसे व्यवहार और ऐसी इंसानियत को। मैं ऐसे लोगों को नमन करता हूँ जो सत्ता, कुर्सी, सेवा के लिए उपयोग करते हैं। अहंकार, मद, अभिमान के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं, सिर्फ और सिर्फ मजबूर, गरीब इंसानों को मदद करने के लिए होते हैं, न्याय दिलाने के होते हैं।
अगर भारत के सभी जज, सभी सत्ता में बैठे लोग, ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हो, अगर इनको इन आवाज़, मेरी ये आवाज़, मेरा जो बताया हुआ एक कर्तव्य का पालन उसके कानों तक पहुंच जाए तो शायद देश की शकल बच सकती है। अमेरिका में जिस तरह, जिस संवेदना के साथ, जिस तरह सत्ता में बैठे, कुर्सी में बैठे लोग आपका सम्मान करके आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, तो भारत की धरती, जहाँ हिंदुस्तान की धरती जहाँ मैं जन्मा, भारत की धरती जहाँ मैंने काम किया, वहाँ के लोग क्यों नहीं कर सकते हैं। आज राजकारण को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है, क्योंकि आज मैं इन 82 साल की आंखों से देख रहा हूँ। 3 दशक में गुजरात का शिक्षण बंटाधार कर दिया, संस्थानें खत्म कर दी गई, लोकशाही खत्म कर दी, और वही विश्वगुरु बन के अपने सत्ता संसद में, सेंटर में बनाकर देश को लूट रहे हैं। तब देश के नागरिकों को जागने की, युवा धन को बचाने की आपकी फर्ज है, मेरी फर्ज नहीं। मैंने मेरी फर्ज तो खत्म कर दी। मेरा ये वीडियो इसके लिए ही ये पैगाम है, जागिए भारतवासी, जागिए, देश को बचाइए, लोकशाही को बचाइए। यही आज का पैगाम।